Welcome to all of you. Now today's lecture is based on pharmaceutical jurisprudence, जिसमें बच्चों अपन को आज जो यूनिट अपन ले रहे हैं वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सिखा रहा हूं मैं आपको आज की चीज, इसको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आपके जब तक आप फार्मासिस्ट रहेंगे लाइफ लॉन्ग, तब तक आज की जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ दैट विल बी विद यू। अगर कोई बच्चा नहीं आया तो उसको इन्फॉर्म कर दो, टुडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ध्यान से सुनते रहिए। यस, मेरी स्क्रीन पूरी दिख रही है आपको। अब स्टूडेंट सबसे ऊपर जो मैंने लिखा है वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, दैट इज सब्जेक्ट नेम, ठीक है। अब सब्जेक्ट नेम में हम जो आज का टॉपिक ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इस ध्यान दीजिए, जहां मेरी लाइट रखने को उस पे क्या लिखा हुआ बच्चों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है बच्चों, वो है When this act was come, ये एक्ट कब आया, तो आप ईयर याद रखिएगा 1940। और इसके जो रूल बने थे एक्ट के कि दवाइयां कैसे सेल की जाएगी, दवाइयां कैसे बनाई जाएगी, मेडिसिन सेल कैसे होगी, मेडिसिन बनेगी कैसे बच्चों, उसके बारे में। तो उसमें याद रखना ईयर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ, तो ईयर राइट याद रखना 1940। दूसरी चीज बच्चों, रूल कब बने, तो रूल में ध्यान रखना है 1945। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रिमेंबर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट वो आता है शेड्यूल टू रूल। कुछ शेड्यूल होते हैं, उस शेड्यूल टू रूल मार्केट में जो भी मेडिसिन आती है या दवाई मेडिसिन से रिलेटेड स्टूडेंट्स कोई भी वर्क होता है, कोई भी वर्क होता है, तो उस केस में सबसे पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं कंट्री वाइज कि कौन सी दवाई कैसे सेल होगी, कैसे मैन्युफैक्चर होगी, कैसे इंपोर्ट होगी, तो उसके शेड्यूल्ड होते हैं। जैसे आपके ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग रूल्स होते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरह से रूल्स होंगे बेटा। तो उस रूल को मैं आपको याद करवा रहा हूँ। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेडिसिन शॉप पे देखते होंगे मेडिसिन वगैरह, या घरों में भी जो मेडिसिन अवेलेबल है, तो उसमें आप देखना पीछे की तरफ बच्चों आपको एक लिखा हुआ मिलेगा शेड्यूल एच, रेड कलर से शेड्यूल जी, यानी कि ये दवाई शेड्यूल एच में आती है, ये दवाई शेड्यूल जी में आती है। तो उस तरह के जो शेड्यूल्स होंगे वो हम लर्न करने जा रहे हैं। तो उसमें जाने से पहले स्टूडेंट्स हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं कि ड्रग की डेफिनेशन क्या होगी, ड्रग की डेफिनेशंस क्या होगी। तो ड्रग की डेफिनेशन में बच्चों 4 वर्ड परमानेंट याद रखने हैं, जो ऑप्शन से भी पता लग जाएंगे आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में भी और रिटन एग्जाम में भी, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, तो इसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। स्टूडेंट्स वापस से बोल रहा हूं मैं 3 वर्ड, कौन से बेटा, पहला कौन सा हुआ आपका, जिसको क्या बोलेंगे, डायग्नोसिस। ड्रग क्या करती, कोई भी सब्सटेंस केमिकल होता है, जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के अंदर लिया गया हो, इवन बॉडी पे किसी का आइडेंटिफिकेशन करना हो, जैसे आपने डायबिटिक टेस्ट के लिए मान लीजिए रिएजेंट काम में लिया स्टूडेंट, तो वो उसमें भी काम आ जाएगा डायबिटिक टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें होगी बच्चों, जो उसके अंदर चाहे वो डायग्नोसिस पर्पस के लिए काम में लिया गया सब्सटेंस हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए काम में लिए। मिटिगेशन का मतलब होता है निदान करना, किसी चीज को, डिजीज को हटाना, मिटिगेशन। प्रिवेंशन का मतलब रोकना, उस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देना, तो वो प्रिवेंशन कहलाता बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास में प्रिवेंशन वगैरह। तो ड्रग क्या हुई कि ड्रग्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच कैन डायग्नोज, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिफिकल्टीज इन लिविंग थिंग, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है और कोई एनिमल और भी कोई अदर लिविंग थिंग्स होती है, उनके लिए ये ड्रग्स है। यहाँ ड्रग का मतलब मेडिसिन से बच्चों, ड्रग का मतलब मेडिसिन से बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मेडिसिन की फॉर्म में उसको ट्रीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कि मार्केट में जब आप लाइसेंस लेकर के बिजनेस करने जाते हैं, तो इंडिया में जो भी बिजनेस होगा ड्रग से रिलेटेड, वो आपको 9 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आपको लाइसेंस रिलीज होता है, उसमें भी ये लिखा होता है कि यू मस्ट फॉलो द रूल ऑफ एक्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब एक एक चीज आपको मैं बारीकी से बता रहा हूँ, और ये पक्का याद रखना, आपके कोई भी ऑल ओवर इंडिया जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, उसमें प्लस आपके रिटन एग्जाम, दोनों में ये चीज, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर किस तरह से होगा।
तो एक चीज याद रखनी बच्चों, वो है शेड्यूल टू रूल। जैसे आप मार्केट में जितनी भी मेडिसिन देखेंगे बच्चों, तो उस मेडिसिन पे आपको लिखा मिलेगा शेड्यूल एच, शेड्यूल जी। तो ये शेड्यूल क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट से एक्ट और रूल बनाए जाते हैं, उसको हमें फार्मासिस्ट को फॉलो करना होता है, या जो भी इस बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है उसको ये रूल फॉलो करने होते हैं। उसको कोई लाइसेंस भी लेना है तो इस एक्ट के तहत, जैसे ड्रग का क्या हो सकता है बच्चों, इंपोर्ट हो सकता है ड्रग का, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें होगी बच्चों, ये पूरी की पूरी आपके इस शेड्यूल के तहत आएगी। तो अपने पास में कितने शेड्यूल है और किसके अंडर में कौन सी ड्रग आएगी, क्या कौन सा शेड्यूल हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन देता है, वो इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वो देखिए, हाँ वो नेटवर्क आ जाएगा बेटा बीच बीच में, डोंट वरी। यस, तो सबसे पहले है बच्चों ए। ओके, ए जो है, ए से याद रखना शेड्यूल ए। शेड्यूल ए किससे रिलेटेड है? शेड्यूल ए का मतलब होता है स्टूडेंट, शेड्यूल ए कहलाता है बेटा ए फॉर एप्लीकेशन, यानी कि आपको कभी भी इंडिया के अंदर कोई लाइसेंस लेना है तो वो शेड्यूल ए के अंडर में आएगा। किसमें आएगा? शेड्यूल ए के अंडर में, ठीक है। तो उसमें आएगा एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसेस, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करना आपको लाइसेंस के लिए तो वो शेड्यूल ए में आएगा। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो शेड्यूल ए के तहत होगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, पहली चीज। दूसरा होगा बच्चों शेड्यूल बी। शेड्यूल बी जो होता है, बी का मतलब बोरो, बोरो का मतलब मनी वगैरह कुछ हो सकता है, तो बोरो करना कोई भी चीज। तो बोरो करने का मतलब उससे रिलेटेड कोई भी फीस होगी बच्चों, कोई भी जो टेस्टिंग फीस हो सकती है उस गवर्नमेंट की, और लाइसेंस जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कितना अमाउंट जो है वो कैंडिडेट से लिया जाएगा। तो फीस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी चीज की, तो कितनी फीस होगी, तो फीस से रिलेटेड सारे काम जो होंगे बच्चों वो सारे इसमें आएंगे बी। तो बी से बोरो से याद रखिए रेट ऑफ फी ऑफ टेस्ट। आप गवर्नमेंट लेबोरेटरी में जाकर के किसी ड्रग की टेस्टिंग कराते हैं तो गवर्नमेंट आपसे एक मिनिमम रेट लेगी, इसीलिए वो किस में आएगा। तो आप पूछ सकते हो कि ये फीस कैसे ले रहे हो, तो कहेंगे शेड्यूल बी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आपको लेनी है। फिर आता है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक साथ याद कर लीजिए, शेड्यूल सी एंड C1। सी में क्या याद रखना है? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विद अदर स्पेशल प्रोडक्ट। बच्चों लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जब भी आता तो वैक्सीन, सीरा, है ना, ये सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं वो सब इसमें आएंगे, जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। वैक्सीन हो सकती है, सीरा हो सकती है, तो ये सारे आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गए। और इस C1 में जो है लिस्ट अदर स्पेशल, अदर स्पेशल कोई सब्सटेंस हो सकता है अदर देन वैक्सीन, सीरा जो होंगे वो सारे शेड्यूल सी में आ जाएंगे, ठीक है, शेड्यूल सी में। तो ये दोनों एक साथ। अब आप कहेंगे सर इससे रिलेटेड क्या, तो इससे रिलेटेड बच्चों चार वर्ड फिर से याद रखते हैं। इंपोर्ट, शेड्यूल C1 की दवाइयां जो इंपोर्ट करनी हो, चाहे सेल करनी हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, और चाहे मैन्युफैक्चरिंग करनी हो बच्चों, तो इसका सारा जो कंपार्ट जो नोट डाउन होगा वो सारा C एंड C1 के तहत होगा। तो शेड्यूल C1 में ये दोनों चीजें आएगी। उसके बाद आता शेड्यूल डी, किससे रिलेटेड है बिजनेस में। तो शेड्यूल डी जो होता है, डी से याद रखो, जैसे आप मार्केट जाते हैं बच्चों तो आप क्या मांगते हैं? डिस्काउंट। क्या मांगते हैं? तो डी फॉर डिस्काउंट। तो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड है बच्चों जिसको बोलते हैं एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्टेड, यानी कि आप किसी में छूट लेनी हो तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम किसी पर्टिकुलर इश्यू के अंदर उसको छूट देती है। ये ड्रग जैसे आपको फैक्ट्री पेज पे लगा वहां टैक्स की छूट या और भी एग्जेम्पशंस मिलता है, छूट। तो वो एग्जेम्पशंस जो होगा बच्चों, वो एग्जेम्पशंस आपका लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड, जिसमें टैक्स नहीं लग रहा हो या जिसमें छूट देती गवर्नमेंट अपनी तरफ से बच्चों, तो उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड। तो डी से याद रखिए, डी फॉर डिस्काउंट। आप भी मार्केट जाते डिस्काउंट मांगते हैं, वैसे इसमें भी डिस्काउंट से रिलेटेड जो होगा वो सारा शेड्यूल डी में आया एज पर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में E1 याद रखिए स्टूडेंट, E1। ई क्या होता है? ई भी बहुत अच्छी ट्रिक है। ई फॉर एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन, ऐसा सब्सटेंस जो पॉइजनस हो। तो आप याद रख सकते हैं बच्चों इसके अंदर कि ये जो ई है ये एनिमी, ऐसा केमिकल जो हमारा एनिमी हो। एनिमी कौन होगा? कि इसको खाते ही तबीयत खराब हो जाए तो उसको अपन एनिमी बोलेंगे। तो इसमें याद रखना लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस कि ये पॉइजन होते हैं,
तो पॉइजन को जब आप पैक करेंगे बच्चों तो उस पे लिखा रहता है डेंजर। आपने देखा एक वो बहुत बड़ा होता है, नीचे दो बोन्स बनी हुई होती है कि वेरी डेंजर, डू नॉट ईट, डू नॉट टच, अवे फ्रॉम चाइल्ड, इस तरह की चीजें जो लिखी जाती है बच्चों उसके ऊपर, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी। तो ये किसमें आया? ई से एनिमी, याद रह जाएगा बच्चों। ओके, उसके बाद आता शेड्यूल एफ एंड F1, एफ एंड F1। तो शेड्यूल एफ एंड F1 जो होता है बच्चों याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर टेस्टिंग, स्टोरेज, पैकिंग, लेबलिंग ऑफ सी एंड C1। तो अभी अपन ने ऊपर देखा था सी एंड C1 क्या है बच्चों? सी एंड C1 क्या? एक बायोलॉजिकल के लिए, एक अदर देन बायोलॉजिकल स्पीशीज प्रोडक्ट के लिए थे। उनकी टेस्टिंग, उनका स्टोरेज, उनकी पैकिंग करने का, और उनके लेबलिंग इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेंगे, कैसी पैकिंग होनी चाहिए, कहाँ कितने टेम्परेचर पे स्टोर होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके तहत मिलेगी? शेड्यूल कौन सा? एफ एंड F1। तो एफ एंड F1 में स्टूडेंट्स हमको जो भी मिलेगा बेटा वो सारा इन जो सी एंड C1 का हम टेस्टिंग कैसे करें, वो दवाई सही है या नहीं, उसकी स्टोरेज कहाँ रखें, ड्राई रखना है या डार्क प्लेस पे रखना है, पैकिंग कैसा हो, बॉक्स कैसा होना चाहिए, लेबल पे क्या लिखा होना चाहिए, और लेबलिंग ऑफ सी एंड C1। तो दोनों की लेबलिंग के बारे में जो जानकारी होगी, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे एज पर कंट्री वाइज, वो हमको हमेशा किसमें मिलेंगे? एफ एंड F1 में मिलेंगे स्टूडेंट्स। आगे देखिए F2, शेड्यूल F2 में किससे रिलेटेड होता है? तो आप देखेंगे मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपने देखा सर्जिकल ड्रेसिंग के आइटम्स मिलते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के, जैसे आपकी सीजर्स वगैरह है, तो वो किस मेटल की बनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी और प्योरिटी कितनी होनी चाहिए बच्चों, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, इसीलिए इस केस में स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के पैरामीटर, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या होंगे बच्चों, वो सारी इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल, तो F2 से याद रखिएगा बच्चों, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में काम आने वाले सारे आइटम, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लगा करके उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेल तक, वो सारा शेड्यूल किसमें जाएगा? F2 में जाएगा स्टूडेंट्स, F2 में। उसके बाद आता है F3। ठीक है, F3 में जो होगा बच्चों वो है स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टैप। टैप देखा बच्चों, आप कभी आईवी सेट डालते हैं कोई पेशेंट को, तो आईवी सेट के साथ में आपने देखा व्हाइट कलर की टैप लगाते हैं, टैप स्टिक कर देते हैं साथ में, तो वो जो टैप व्हाइट कलर की साथ में लगाइए तो ये सर्जिकल टैप कहलाती है, जिसका नाम होता है बच्चों स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टैप। ठीक है, अम्बिलिकल टैप लगाता है कि उसको इन्फेक्शन नहीं फैले, अम्बिलिकल टैप होती है उसके ऊपर, और वो लगाते हैं। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि आप आईवी में लगाएंगे तो कोई भी इन्फेक्शन सीधा आपके ब्लड में जा सकता है बच्चों। इसीलिए गवर्नमेंट ये शेड्यूल बना देती है कि जो भी आप उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पंक्चर किया आपने वेन को, उस आसपास में जो भी मटेरियल रखेंगे वो स्टरलाइज्ड, स्टरलाइज्ड का मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, और कोई भी कंटामिनेटेड जो चीज होती है जो हमारी बॉडी में जाने के बाद में वो इन्फेक्शन फैला सकती है, तो ऐसे कंटामिनेशन रोकने के तहत जो भी अम्बिलिकल टैप हम जो काम में लेते हैं आईवी सेट कहीं भी स्टिक करने के लिए, आपके लग गई तो वहां लगा दी, तो ये सारी चीजें बच्चों स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। ये इस शेड्यूल के अंदर पूरा बताया जाता है किस टाइप का मटेरियल काम में लेंगे, कैसी टैप होगी, वो सारा इसमें आएगा। उसके बाद में बच्चों आता है F शेड्यूल F। शेड्यूल में आता स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन। बच्चों ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन यानी कि जो भी आंख कान गले, ये आंख कान की स्पेस की जितनी भी दवाइयां होती है वो ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन में लेते हैं, है ना। एक होता है पेरेंट्रल, इंजेक्शन जितने भी लेते हैं बच्चों वो पेरेंट्रल में होता है, और ये वाली आपकी किसमें आएगी? तो ऑप्थाल्मिक के फॉर्म के अंदर आंख या कान के लिए, यानी कि ईयर और आईज के लिए जो काम में ली जाती है उनके लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? यस स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे उसको? ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सारा आपको इस शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ मिलेगा स्टूडेंट्स। व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूल इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, कैसी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इस कंट्री के अंदर, जो स्टैंडर्ड मैच होगा वो किस तरह की प्रिपरेशन जो अलाउ करेगी गवर्नमेंट, तो उसमें अपन को सारे वो पैरामीटर सेट करके फिर ऑप्थाल्मिक मार्केट में आता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग तक हमें सारे रूल्स
फॉलो करने होते हैं, तभी जाकर के वो आप मार्केट में उसका बिजनेस कर सकते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो ऑप्थेल्मिक के लिए ये स्टैंडर्ड इस शेड्यूल के अंदर अपन को पता लगेंगे। अब आइए बच्चों सेकंड पार्ट इसी का कंटिन्यूएशन में, शेड्यूल जी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके हर फार्मासिस्ट एग्जाम में आता है बच्चों, याद रखिए शेड्यूल जी। तो आप किसी को रेस्पेक्ट देते तो उसके पीछे क्या लगाते हैं, जी, जैसे डॉक्टर जी, फार्मासिस्ट जी, नर्स जी, जी लगाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कोई पेशेंट एडमिटेड है या कहीं पे है, तो ऐसी दवाइयां, दोज ड्रग विच कैन गिवन अंडर द सुपरविजन ऑफ आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये बुक में लिखा मिलेगा। तो आरएमपी के तहत होती है बच्चों, ठीक है, तो उनके तहत ये दवाइयां दी जाएगी, यानी कि इनकी प्रेजेंस में ही जो दवाइयां दी जाती है वो शेड्यूल जी में। तो जब आप कोई भी मेडिसिन स्ट्रिप का देखिए उसके पीछे लिखा रहता है कि ये मेडिसिन शेड्यूल जी में आती है, इसका मतलब इंडोर पेशेंट या डॉक्टर या नर्स फार्मासिस्ट जो भी है उनकी प्रेजेंस में ही इस मेडिसिन की डोज को दिया जा सकता है। इसीलिए वर्ड होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ, क्या आएगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ आरएमपी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता बच्चों शेड्यूल एच, ये भी आपको सारी मेडिसिन के पीछे लिखा मिलेगा कि शेड्यूल एच कौन कौन सी मेडिसिन होगी बच्चों। एच का मतलब हल्फनामा, हल्फनामा से कागज टाइप में होता है, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ ड्रग, यानी कि डॉक्टर को लिखे बिना ये दवाइयां फार्मासिस्ट रिलीज नहीं करेगा। तो जब भी कोई पेशेंट आपसे मांगने के लिए आएगा मेडिसिन, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपके पास में स्लिप है क्या, डॉक्टर की पर्ची है क्या, क्यों, क्योंकि जो शेड्यूल एच का मतलब हल्फनामा, हल्फनामा समथिंग इज कागज टाइप होगा बच्चों, तो वो जो होगा उसको अपन प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग, ऐसी दवाइयां जो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे की जा सकती है या डिलीवर की जा सकती है, उनको शेड्यूल एच में रखा जाए। आजकल एक H1 नया आ गया जिसमें कुछ एंटीबायोटिक वगैरह उसमें इंक्लूड कर ली, वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जनरल शेड्यूल्स अपन ले रहे हैं जो कॉमन है। शेड्यूल एच, शेड्यूल एच के बाद आता बच्चों जे, शेड्यूल जे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल जे में याद रखिए ऐसी मेडिसिन जो किसी डिजीज को पूरा ठीक होने का दावा नहीं करती हो, ठीक है, इसीलिए किसी को दावा नहीं करना, तो ऐसी लिस्ट जैसे कैंसर की दवाइयां, जैसे एड्स की दवाइयां, ये दवाइयां किसी भी चीज को 100% बच्चों क्योर नहीं कर सकती। तो इसीलिए लिस्ट ऑफ ड्रग होगी कि इसको देने से आप पूरे ठीक हो ही जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग होती है वो ऐसी होती है जो डिजीज या ड्रग कांट बी क्योर, जो 100% क्योर नहीं कर सकती या 100% क्योर होने का दावा नहीं कर सकते, वो शेड्यूल जे में आएगा। इसीलिए हमने इसका ट्रिक रखा बच्चों, जयकारा, है ना, सिर्फ जय हो से आप ऊपर वाला ही बचा सकता, जय हो, मेडिसिन कंप्लीटली क्योर आपको नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना बच्चों इस केस में। उसके बाद आता है शेड्यूल एम, शेड्यूल एम, M1 और M2 जो है स्टूडेंट्स, ये आप एक साथ याद रख सकते हैं। एम का एक ट्रिक पहले पकड़ लीजिए, वो है एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग का एम को याद रखो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड से, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, फैक्ट्री में, फैक्ट्री। तो हमारी फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, तो फैक्ट्री को बोलते हैं प्रीमाइसेस, जगह जहां पे आप फैक्ट्री लगाएंगे बच्चों उसको बोलते हैं प्रीमाइसेस। और वो प्रीमाइसेस के अंदर आपका कैप्सूल डिपार्टमेंट होगा, इंजेक्शन डिपार्टमेंट होगा, आंख कान की अलग पड़ेगी, ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट, तो हर एक का बच्चों अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, और उसमें सबके अलग अलग, या बैक्टीरिया अंदर नहीं आना चाहिए, टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, मेडिसिन जब बन रही हो तो प्रेशर आपका इतना मेंटेन रहना चाहिए, ये सारी बातें जितनी भी होगी बच्चों ये सब शेड्यूल एम में आएगी, ठीक है। तो शेड्यूल एम को बोलते हैं जीएमपी, जीएमपी की पालना करनी है। तो जीएमपी का मतलब क्या हुआ, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसका मतलब दवाई को बिल्कुल हाइजेनिक एनवायरनमेंट में बनाई जाए। इसीलिए आपकी जो बिल्डिंग बननी चाहिए बच्चों वो बहुत ही एकदम आर्किटेक्ट डिजाइन तरीके से होनी चाहिए, ताकि उस मेडिसिन के अंदर किसी भी तरह का बच्चों इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए उसके लिए जीएमपी बनाई गई है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, कोई बच्चा स्कूल जाता है तो अपन कहते हैं गुड प्रैक्टिसेस होती है उसकी, जैसे वो टाई भी लगाएगा, इंसर्ट करेगा, बैग लटकाएगा, पानी की बोतल, तो अपन क्या कहते हैं दैट्स दिल्ली करिए, तो गुड प्रैक्टिस हो गई। तो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, हमारा प्रीमाइसेस इतना अच्छा हो कि वहां सारी चीजें हाइजेनिक बने, तो उसकी गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट निकाल रखी है अलग अलग बच्चों
कि उसके अंदर आपका क्या प्रीमाइसेस होना चाहिए, लाइट इनसाइड होनी चाहिए, बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, तो वो सारे डिजाइन जो भी होते हैं वो शेड्यूल एम फॉर मैन्युफैक्चर। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्रीज होगी M1 होता है बच्चों होम्योपैथिक, यानी कि हमारी जो अंग्रेजी दवाएं जिसको बोलते हैं अपन वो शेड्यूल एम में आती, उससे फैक्ट्री में क्या क्या प्रीमाइसेस में रिक्वायरमेंट होती है वो तो एम में आएगी। होम्योपैथिक नाम सुना हो बच्चों आपने, होम्योपैथिक मेडिसिन का फैक्ट्री कहाँ मैन्युफैक्चर होगी, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, वो सारी आपकी इसमें आएगी बच्चों M1, जिसको बोलते हैं GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए कौन सी होगी, वो सारी इसमें आएगी स्टूडेंट। फिर M2 जो होता है बच्चों, ये होता है कॉस्मेटिक। तो आपने देखा होगा अभी अपने जब शेड्यूल का नाम लिखा, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। क्या वर्ड आया बच्चों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट। इसका मतलब ड्रग का अलग अपना एक शेड्यूल है जहाँ पे प्रीमाइसेस कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो कॉस्मेटिक होती है स्टूडेंट ये इन नहीं होती, खाली सरफेस पे या स्किन पे आप लगा रहे हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसीलिए उसको अलग डिपार्टमेंट एक अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है पूरी पूरी, इसीलिए इसको शेड्यूल M2 का मतलब कॉस्मेटिक। तो ऐसे याद रख सकते हो, जैसे M और M1 जो है ये तो इनसाइड जहां पे भी बनेगी उन दवाइयों के लिए, तो M से M1 पहली प्रायोरिटी क्या है, इनसाइड होकर के आपको ठीक होना है। M2 क्या है, ठीक होने के बाद हमें अच्छा दिखना है तो वो कॉस्मेटिक हो, तो वो M2 में चला गया, सेकंड प्रायोरिटी पे चला गया, है ना। तो आपकी दो प्रायोरिटी हो गई, पहली प्रायोरिटी बच्चों मेडिसिन अच्छी होनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, दूसरी प्रायोरिटी फिर हम अच्छे दिखें तो उसके लिए फिर कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है, तो वो इसके तहत हो जाएगी बच्चों इसके, ओके, होम्योपैथिक और ये हो जाएगी गुड, और M2 कॉस्मेटिक। उसके बाद स्टूडेंट्स N आता है, शेड्यूल N से याद रख लेना बच्चों, N से फिर ट्रिक बता, जैसे आप दौड़ते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं, रनिंग, ठीक है, तो दौड़ने में जैसे आप रनिंग यूज करते हो, रनिंग में कौन सा वर्ड हाईलाइट हो रहा है, N, कौन सा वर्ड हाईलाइट हो रहा है बच्चों, N वर्ड हाईलाइट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी याद रखिएगा, हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आपको कहीं पे फार्मेसी रन करनी है, मेडिसिन बनानी हो, तो उसके लिए मिनिमम क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या सोर्सेस चाहिए, ताकि एक हॉस्पिटल के अंदर छोटा डिपार्टमेंट या टेम्परेरी में कुछ मेडिसिन को जो है वो फॉर्मुलेट किया जा सके, कुछ को है ना जो रिक्वायर। तो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स, बुक्स, फर्नीचर, ग्लासवेयर और आपका स्पेस जो भी चाहिए, तो इसको बोलते हैं शेड्यूल है, रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो फार्मेसी को हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की तरह चलाने के लिए हमें मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, वो सारी रिक्वायरमेंट फॉलो करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल N के तहत आपको इस कंट्री के अंदर फॉलो करना है। तो ये आपका शेड्यूल N हो गया। फिर आता बच्चों शेड्यूल O, शेड्यूल O स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, क्या होगा, ओडी, जैसे कार आती है ना, ओडी, ओडी से याद आपको याद रह जाएगा ना, ओडी आ गई, तो ओडी का मतलब जो ओ तो हो गया, वो तो शेड्यूल O हो गया, किसके तहत, डिसइंफेक्ट, तो डी का याद रख लीजिए, डिसइंफेक्टेंट, तो ओडी कार याद रहेगी तो आपको शेड्यूल O का याद रह जाएगा कि जितने भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं, स्प्रे करते हैं अपन नॉन लिविंग थिंग्स पे, जैसे हार्पिक या कोई भी चीज ऐसी जो आप टॉयलेट प्रिपरेशंस आप काम में लेते हैं, जो डिसइंफेक्ट स्प्रे कहीं पे मॉस्किटो किल करने के लिए करते हैं, तो ये सारे आपके डिसइंफेक्टेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में है जैसे कि आते होंगे, तो ये सारे ओडी में आते हैं, किस में आते हैं, ओडी में, ठीक है, तो ये ओडी हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसमें डिसइंफेक्टेंट आते हैं। फिर होता है बच्चों पी, पी से फिर से ट्रिक है स्टूडेंट, पी को कैसे याद रखें, तो शेड्यूल पी में क्या आता है, तो शेड्यूल पी से याद रख लीजिए पीरियड्स, पीरियड्स मतलब टाइमिंग, ठीक है, तो इसमें आएगा लिस्ट ऑफ लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग, यानी कि जो बहुत लेंथी लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग होती है उसको हम शेड्यूल पी में, पी से पीरियड्स वर्ड याद रख लीजिए, आपको याद रह जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्यू, ठीक है, क्यू का मतलब होता है बच्चों लिस्ट ऑफ कोल टार कलर परमिटेड इन कॉस्मेटिक, जब आप मार्केट से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो कोई व्हाइट होता है, कोई दूसरे कलर में होता है, कोई पिंक कलर में होता है, तो क्यू, क्यू का मतलब याद रख लो, हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों ये पिंक क्यों है, ये ग्रीन क्यों है, ये व्हाइट क्यों है, तो क्यों में क्यों अपना आ जाएगा, ठीक है, तो अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे क्यों, तो क्यू से शेड्यूल याद हो जाएगा, शेड्यूल क्यू में क्या आता है कि जो भी परमिटेड कलर होते हैं कॉस्मेटिक के अंदर, वही जैसे मान लो कोई इसमें फेशनिंग करता तो माउथ पे जो भी आप पाउडर वगैरह लगाते हैं, जो भी है ना मेकअप पाउडर, तो उसमें देखो अलग अलग कलर्स होते हैं, आप हल्के से
पीस दिख जाते हैं। क्या वो कलर स्किन पे जाने पे ऐसा तो नहीं किसी स्किन को हार्म कर दे, इसीलिए उसमें एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि इस तरह के कलर को ही बच्चों आप यूज कर सकते हैं। यानी कि जो शेड्यूल्ड के तहत जो कंपनीज होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप का कलर ही बच्चों यूज कर सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पक्का ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये क्यों मतलब कलर से रिलेटेड है, और वो कलर किसमें, कॉस्मेटिक में जो यूज होते हैं उनके लिए इसके शेड्यूल के तहत आपको फॉलो करना पड़ता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो रूल्स बने हुए। अब आइए बच्चों शेड्यूल आर। आर जो होता है, आर से याद रह जाएगा, रबर से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, आर फॉर रबर, रबर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो शेड्यूल आर में आएगी। और मोस्टली जो इसमें होते हैं वो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जितने भी होते हैं वो सारे रबर है, इसीलिए वो इसके अंदर उसका भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए वो सारे उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चरिंग होंगे। तो उसकी स्टैंडर्ड्स कहाँ मिलेगी, तो शेड्यूल आर में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है कि इसमें क्या क्या क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है, तो शेड्यूल आर में आ जाएगा बच्चों। उसके बाद है एस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। याद रखिए स्टूडेंट्स, एस वर्ड आप याद रख लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। एस किसके लिए, आप किसी को पूछते ना कि मैं स्मार्ट लग रहा हूं क्या, तो आप स्मार्ट कब लगेंगे, जब आप कॉस्मेटिक यूज करेंगे। इमेजनरी मान लीजिए, तो आप कोई ना कोई क्रीम वगैरह आप कुछ भी लगाते हैं तो कोई कहता है बड़े स्मार्ट दिखने वाला, तो आप क्या कहोगे, ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन किया इसका कॉस्मेटिक। इसीलिए कॉस्मेटिक जो भी बनेगी बच्चों वो सारी की सारी आपकी किसमें आएगी, शेड्यूल एस में, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक क्योंकि सीधी सीधी आपकी ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई होती है बच्चों, इसीलिए इसके अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आपकी स्किन के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, वो हार्मफुल हो सकती है, इसीलिए उसका भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है बच्चों, तो याद रखिए। उसके बाद में टी, टी जो होता है बच्चों वो अपना आ जाएगा कि कोई भी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस है ना, और आयुर्वेदिक, जैसे ये एम और M1 था बच्चों, वैसे वैसे ये होम्योपैथिक हो गया, कॉस्मेटिक आ गया, एलोपैथिक, लेकिन एक कौन सा बच गया था, आयुर्वेदिक बच्चों। तो आयुर्वेदिक जो होती है जितनी मेडिसिन, उसकी फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, उस फैक्ट्री में डिपार्टमेंट कैसे होने, वहां मेडिसिन जब बढ़ेगी तो हमें कौन से स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करने हैं बच्चों, तो वो सारे के सारे आपको जो है वो इस शेड्यूल के तहत इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, शेड्यूल टी। ठीक है, तो याद कैसे रख लोगे, टाटा, TA, टाटा, यानी कि जो शेड्यूल टी है वो आयुर्वेदिक के प्रीमाइसेस को बताती है, तो आप किसी को टाटा करते हैं तो उसमें TA यानी कि शेड्यूल टी आयुर्वेदिक, शेड्यूल टी आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक से रिलेटेड होगा, ये आप इसमें याद रख सकते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ओके, उसके बाद U एंड U1 आप चाहे तो एक साथ याद कर सकते हैं बच्चों, तो इसमें आ जाएगा पर्टिकुलर्स टू बी शोवन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एनालिटिकल रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग होगी। यू का मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों रिकॉर्ड कॉपी, यू मतलब तुमने रिकॉर्ड मेंटेन किया या नहीं, ठीक है। यू तुमने रिकॉर्ड मेंटेन किया, वेर इज रिटर्न, अपन कहते हैं शो मी वेर इज रिटर्न, तो रिकॉर्ड कीपिंग जो भी होगी स्टूडेंट्स हमारी, वो रिकॉर्ड कीपिंग सारी की सारी बच्चों मेंटेन्ड होती है, सारी चीजें ऑफिशियल होती है, तो उसके लिए हमारे पास में जो होगा वो हो जाएगा पर्टिकुलर टू बी श्योर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल जहां से सप्लाई हुआ उसका रिकॉर्ड, एनालिटिकल रिकॉर्ड, आपने जो ड्रग की टेस्टिंग की लैब में कौन सा टेस्ट, लिमिट टेस्ट पास हुआ, ऐसे पास हुआ या और भी कोई चीज है तो पास फेल क्या हुआ बच्चों, इसका पूरा का पूरा अपन को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा स्टूडेंट्स, ये आपका हमेशा यू एंड यू। अब यू तो होगा जो इसके रिकॉर्ड से रिलेटेड, ये अपनी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, कौन सी बच्चों, एलियोपैथिक, जो अपन मार्केट में लेते हैं, एलियोपैथिक मेडिसिन यू में आती है। U1 जो होता है वो कॉस्मेटिक के लिए, तो कॉस्मेटिक का रिकॉर्ड जो भी बनाएंगे आप, उसकी जो मेडिसिन मेंटेन करेंगे बच्चों, ये सारी की सारी आप काम मेंटेन करेंगे शेड्यूल U1 में। तो यू का काम सारा फाइल से रिलेटेड है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सुपर डुपर, इनको पक्का याद रखिए। जैसे G और H इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है इनसे, इसी तरह से VWXY ध्यान से सुनिए, इनकी भी ट्रिक है कैसे याद करें। यस, तो सबसे पहले वी जो होता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, जो भी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती है, यानी कि इसको विक्ट्री से याद रख सकते हैं आप, वी फॉर विक्ट्री। तो विक्ट्री में बच्चों पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन जितनी भी होगी वो सारी की सारी आपकी इसमें आएगी,
इसीलिए विक्ट्री से याद रख लीजिए ना कि विक्ट्री पाई, हमने विक्ट्री पाई, पाई फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी, तो विक्ट्री पाई, ठीक है, तो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी से याद रह जाएगा शेड्यूल बी का। उसके बाद है बच्चों शेड्यूल डब्ल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल गवर्नमेंट भी हाईलाइट कर रही है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आप देखेंगे उसमें जेनेरिक मेडिसिन सेल हो रही है। जेनेरिक मेडिसिन में बच्चों तरीका वही होता है, ब्रांडेड नहीं होकर के वो इफेक्ट वो का वो देती है लेकिन सस्ती होती है। तो आप कभी मार्केट जाते हैं तो आप सरप्राइज करते हैं ना, कोई चीज एकदम सस्ती मिल जाती है, वाह कितनी सस्ती। तो वाव में स्पेलिंग में क्या था, डब्ल्यू, वाव, तो वाव में डब्ल्यू वर्ड याद रख लीजिए बच्चों। ये जो वाव में डब्ल्यू वर्ड है इसका मतलब जेनेरिक मेडिसिन से रिलेटेड है, क्योंकि वो सस्ती होती है। कौन कौन सी मेडिसिन की जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास, जेनेरिक सेल है, तो उस डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट, वो पूरा का पूरा शेड्यूल डब्ल्यू में मिलेगा। तो आपसे पूछेंगे शेड्यूल डब्ल्यू किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे स्टूडेंट शेड्यूल डब्ल्यू इज रिलेटेड टू वाव, कितनी सस्ती, यानी कि जेनेरिक मेडिसिन, लिस्ट ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। आगे आपको लिस्ट याद करूंगा कौन कौन सी मेडिसिन इसमें आती है। उसके बाद है बच्चों, तो ये जेनेरिक हो गया, फिर आता है एक्स। एक्स का मतलब आप कई बार किसी को कहते हैं ना मना करना, क्रॉस, ये मत खाइए, ठीक है, तो मना का मतलब नारकोटिक, क्योंकि नारकोटिक जो होती है बच्चों, ऐसी मेडिसिन लेने से आपको एडिक्शनल हो जाता है, एडिक्शनल इफेक्ट आ जाता है, इसीलिए ऐसी मेडिसिन को मना किया जाता है। तो नारकोटिक जितनी भी होगी बच्चों, बच्चों जितनी भी नारकोटिक मेडिसिन होती है, नारकोटिक कौन सी, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, इस तरह की जो दवाइयां होती है वो एक्स यानी कि नारकोटिक सब्सटेंस से रिलेटेड होता है एक्स। इसीलिए ऐसी दवाओं के लिए आरएक्स जो पीछे अलग से लिखते हैं रेड कलर में, वो इसीलिए नारकोटिक इट्स डेंजर होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर इनको ऑफिशियली दिया जाता है परमिशन के बाद। तो इसीलिए इसमें ध्यान रखना है। तो ड्रग इसकी इस पूरे नारकोटिक की चाहे इंपोर्टिंग करनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, चाहे सेल करनी हो, चाहे नारकोटिक से रिलेटेड आपका सारा इंस्ट्रक्शंस इस पर्टिकुलर में मिलेगा। उसके बाद वाई, जैसे गाना था ना बहुत पहले, वाई दिस कॉलमरी डी, है ना, तो यहाँ पे इसी तरह से वाई गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि ऐसी दवाइयां जो अभी मार्केट में नहीं आई हो, जिसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा हो, है ना, तो ऐसी दवाइयां अपन को उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका फर्स्ट ट्रायल पूरा हो गया, सेकंड उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे क्लिनिकल, प्री क्लिनिक कैसे हुआ, क्लिनिक कैसे हुआ, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी बच्चों क्लिनिकल ट्रायल्स की, वो सारी आपकी इसमें आएगी। तो गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑफ इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग, यानी कि आप किसी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस मेडिसिन का क्या इंस्ट्रक्शंस होगा बच्चों, ये उसमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास में कुछ इफेक्टिव शेड्यूल है बच्चों, और ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम किसी के एग्जाम्स का 2 to 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये वाला है। तो ये तो हुआ बच्चों आज का लेक्चर कंप्लीट, इसको याद करिएगा, ये बाद में आपका YouTube